ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सरकार का कार्यकाल 3 साल होता है और मैं सोचता था कि ये वास्तव में बहुत ताकतवर है, क्योंकि हमें किसी खराब प्रधानमंत्री या खराब सरकार के साथ 5 साल तक नहीं फंसना पड़ता, जैसा कि यूके में होता है, या यहाँ तक कि 4 साल जैसा कि यूएस में होता है। मैं मानता था कि 4 साल ठीक है, पर 3 साल और बेहतर है। हालांकि कुछ लोग मान सकते हैं कि यह सरकारों को कुछ सार्थक करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देता, लेकिन एंथनी एल्बनीज़ी ने पिछले साल अपना दूसरा कार्यकाल जीता। ऐसा लगता है जैसे हम इस बुरे सपने में हमेशा से जी रहे हैं, लगभग तभी से जब से कोविड खत्म हुआ है। सबसे बुरी बात यह है कि यह बुरा सपना जल्द खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री के 2 साल और बाकी हैं। और मैंने यह बात साफ कर दी है, मैं यह बात नहीं छिपाता कि मैं इस प्रधानमंत्री से सच में नफरत करता हूं। लेकिन उनकी सरकार में एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं एंथोनी एल्बनीज़ी से भी ज्यादा नफरत करता हूं, और वो है ये जोकर। बस इसे सुनिए, बस इन्हें सुनिए, बस इस जोकर को देखिए। यही सबसे नरम शब्द है जो मुझे सूझ रहा है। वो एक भारतीय पॉडकास्ट में है, और सुनिए वो क्या कह रहा है। और जानते हैं मुझे इन वामपंथी नेताओं की कौन सी बात से सबसे ज्यादा नफरत है? वे भी उतने ही सतही हैं जितना कोई और। वे केवल वोट जीतने की सोचते हैं। वे सचमुच हमारे देशों के सामाजिक ताने बाने को बदल रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे एक और कार्यकाल चुपके से हासिल कर सके। वे वोट जीत रहे हैं, बस इतना ही। NDIS घोटाला, उन्होंने इसे लागू किया। हम जानते हैं कि वो कितना बड़ा घोटाला है। 85% ऑस्ट्रेलिया के लोग गोरे हैं, या 70% ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुए हैं। वे भी इस घोटाले में शामिल हैं। लेकिन गैर मूल निवासी ऑस्ट्रेलियाई NDIS सिस्टम में अनुपात से ज्यादा धोखाधड़ी करते हैं। वे कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इसे स्वीकार किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता वे कुछ करेंगे, क्योंकि अगर वे NDIS घोटाला खत्म करेंगे तो कई मतदाता बेरोजगार हो जाएंगे और उनके वोट कम हो सकते हैं। तो इसे देखिए, वो भारतीय पॉडकास्ट पर है। ये नैतिकता का दिखावा, माफ कीजिए, यही कहना चाहता हूं। मुझे गुस्सा आता है कि वे सिर्फ वोट जीतने की सोच रहे हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के भविष्य की चिंता नहीं है। ब्रिटेन भी हर जगह है, वही हाल है। फिर भी वे खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी बताते हैं। उनका नैतिक दिखावा ये ऐसा है, ओह हम कितने दयालु हैं, हम बस हर किसी का ख्याल रखना चाहते हैं, हर किसी का, लेकिन देश के मूल निवासियों का नहीं। इस जोकर की बात सुनो। स्थायी रूप से अस्थायी स्थिति में फंसे लोगों की संख्या को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। तो कुछ बदलाव हैं, कुछ चीज़ें जो हम पहले ही कर चुके हैं और कुछ और चीज़ें हैं जिन पर हम आगे भी विचार कर रहे हैं। अगर मैं उन मूल्यों से शुरू करूं जिन्हें मैं इस बहस में लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सबसे पहले बहुत सारे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा प्रभावी रूप से अतिथि श्रमिकों के रूप में है, जो अतिथि श्रमिक के रूप में काम करते हैं। जैसे कि मध्य पूर्व, जैसे कि जापान। आप आते हैं, आप काम करते हैं, आप कुशल कामगारों की कमी पूरी करते हैं, हम आपको उचित वेतन देते हैं। मध्य पूर्व तो उन्हें उचित वेतन भी नहीं देता, लेकिन हम आपको उचित वेतन देंगे। लेकिन जैसे ही आपका काम पूरा हो जाता है, जब हमें आपकी जरूरत नहीं रहती, तो आपको वापस जाना होता है। और वास्तव में यह कोई बुरा मॉडल नहीं है। अगर आप एक भारतीय को लाते हैं और वह 40,000, 50,000, 60 या 70,000 डॉलर कमाता है, तो यह बहुत सारा पैसा है जो वह अपने घर भेज सकता है। हमारे देश में अभी भी पूंजी जा रही है, पर यह ठीक है। ये ठीक है, कम से कम हम अपनी सामाजिक ताने बाने नहीं नष्ट कर रहे हैं। इसे सुनिए। वह इसे ऐसे पेश कर रहा है जैसे वह कोई मानवतावादी व्यक्ति हो। ओह, हम उन जापानी और मध्य पूर्वी देशों से बेहतर हैं। कभी नागरिक नहीं बनते। मुझे नहीं लगता वो मॉडल ऑस्ट्रेलिया के लिए होना चाहिए। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? हाँ, क्या आप यह बात जनता के सामने लेकर गए थे? क्या आपके पास इसके लिए जनादेश है? क्या आपने ऑस्ट्रेलियाई जनता को बताया था कि आप यही करने वाले हैं? किसी ने इसके लिए वोट नहीं दिया था। लोगों ने इस सरकार को स्कॉट मॉरिसन की सरकार से नाराजगी के कारण चुना,
यही यूके में भी हुआ। मैं बार बार कहता रहा कि हाँ, टोरीज बहुत खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कियोस्तामा या लेबर को वोट देना चाहिए। हमारे इतिहास के इस समय में हमारे किसी भी देश में वामपंथी सरकार को चुनना सच में आत्महत्या के बराबर है। और उसे देखो, वो बस वहां बैठा है और उसकी चापलूसी कर रहा है। भारतीय समुदाय को ये संदेश भेज रहा है कि कृपया यहाँ बड़ी संख्या में आओ, हम आपको ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बना देंगे। अपना पूरा परिवार साथ लाओ और मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ आंकड़े हैं। मुझे नहीं लगता ये ऑस्ट्रेलिया के लिए सही मॉडल है। मेरा मानना है कि जो लोग अभी भी यहाँ हैं, आगे भी यहीं रहने वाले हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए। और इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये एबीएस के आंकड़े हैं, यानी ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अपने आंकड़े, ठीक है। आज प्रकाशित ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2026 तक एक साल में ऑस्ट्रेलिया में स्थायी और दीर्घकालिक आगमन चौंका देने वाले 11,50,000 रहे हैं। 2026 में हम 1976 के बाद से पिछले 50 वर्षों में वार्षिक आगमन का सबसे उच्च स्तर देख रहे हैं। 1976 में ऑस्ट्रेलिया आने वालों में ज्यादातर ब्रिटिश या न्यूजीलैंड के लोग थे। तो आप शायद फर्क महसूस नहीं करते, क्योंकि वे सांस्कृतिक रूप से हमारे जैसे ही है। संस्कृतियां मायने रखती है। मुझे तुम्हारी नस्लवादी या विरोधी नस्लवादी दलील से फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 1.1 मिलियन लोग यूके या न्यूजीलैंड से आते तो हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन असल में अब नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास सच में संख्या की समस्या है, चाहे वे कहीं से भी आ रहे हों। लेकिन जब हम उन्हें ले सकते हैं तो मैं यूके, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड के लोगों को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि जब वे आते हैं तो हमारे सामाजिक ताने बाने में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि साझा मूल्य महत्वपूर्ण है। जब उनसे पूछा गया कि इन सभी नए प्रवासी कहाँ रहेंगे जबकि वर्तमान में आवास संकट है, टोनी बर्क ने कहा कि प्रवासन आवास संकट का समाधान है, समस्या नहीं। यह उसी पॉडकास्ट में था, उन्होंने ऐसा कहा। ये लोग कौन हैं जानते हो? ये बड़ा घोटाला है। जैसा कि मैंने कहा, वे इसे किसी तरह की नेक, अच्छी मानवतावादी चीज के रूप में पेश करना पसंद करते हैं। इसे देखिए, यह एक उल्लेखनीय आंकड़ा है। ये और ये मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के स्थायी वीजा का लगभग 60% बनाते हैं, ठीक है। और अंदाजा लगाइए, ये लोग कौन हैं? जो माता पिता ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं करेंगे, उन्हें सेंटरलिंक पेंशन या हर पखवाड़े मिलने वाले भुगतान मिलेगा। और पार्टनर, फर्क नहीं पड़ता आप कुशल हैं, पढ़े लिखे हैं या चचेरे ममेरे भाई बहन हैं, बिना कोई सवाल किए आप आ सकते हैं। ये सभी स्थायी वीजा का 60% हिस्सा बनता है। और आप जानते हैं, जब वे हमें बताते हैं कि ओ, हमें डॉक्टरों की जरूरत है, हमें नर्सों की जरूरत है, हमें इंजीनियरों की जरूरत है, हमें कुशल लोगों की जरूरत है, जैसे टोनी बर्क हमें बार बार बताते हैं कि इमिग्रेशन समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा है। ये जो छोटी सी पट्टी आप देख रहे हैं, ये नीली पट्टी, ये नियोक्ता प्रायोजित है। जब कोई नियोक्ता कहता है कि मुझे 10 डॉक्टर चाहिए, तो वे सिफारिशी पत्र देते हैं कि आपने इंटरव्यू पास किया है, आप अच्छे हैं, हम चाहेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया आकर सेवा करें। ये लक्षित कुशल वीजा है। देखिए ये कितना पतला है, यही इसकी खासियत है। बाकी भी है, पर यही मुख्य चिंता है। ये माता पिता वीजा है, वे कुल मिलाकर बोझ बनेंगे ऑस्ट्रेलियाई करदाताओं पर। तो दोस्तों, यही है जो हम ला रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में जिसे समझना मुश्किल है। हमारे पास इस सरकार के 2 साल और हैं। अगर वे 20 लाख और जोड़ते हैं तो सरकार के अंत तक ऑस्ट्रेलिया की आबादी 3 करोड़ हो सकती है। 3 करोड़। मुझे लगता है 2022 में जब सरकार आई थी, हम 2.5 करोड़ थे। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ बनाता है। चलिए, मैं यही पूछता हूं, क्या हमारे पास डेटा है? कितने घर 2022 से ऑस्ट्रेलिया में बनाए गए हैं? तो लीजिए, ये रहा। यहां कुछ डेटा है। हमने करीब 4-5 मिलियन लोग जोड़े हैं 2022 से।
तो 2022-2023 में हमने 1,70,000 घर जोड़े। 2023 से 2024 में 1,60,000 से 1,70,000। तो मोटे तौर पर हमने 2022 से अब तक लगभग 5 लाख घर बनाए हैं और हमने करीब 25 लाख लोगों को लाया है। सरकार का कार्यकाल खत्म होते होते यह संख्या 40-50 लाख तक पहुंच जाएगी। टोनी बर्ग कहते हैं कि अप्रवासन समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा है ना?